गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस प्यारा से यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद है आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम लेके आ चुके हैं आरपीएफ की एग्जाम सीरीज। और हम इस एग्जाम सीरीज में मैथमेटिक्स के कुछ स्पेशल वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आपकी आगामी 2 मार्च से जो परीक्षा स्टार्ट होगी उसमें अगर इस कोशिश से, हमारी इस कोशिश से अगर आपके कुछ एक नंबर का भी फायदा अगर होता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो एग्जाम सीरीज की हम एक क्लास पूरी कर चुके हैं, आज हमारी दूसरी क्लास है। और सबसे पहले तो जो फर्स्ट क्लास हमने ली उसका जो रेस्पॉन्स आप सभी ने दिया है, बहुत ज्यादा प्यार और प्रेम आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज की जो क्लास है वो पिछली क्लास से भी बेहतरीन क्लास है। और मैं आपको क्या बताऊं कि इतने ही शानदार क्वेश्चनों का आज हमने कलेक्शन किया है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी हमने लास्ट 2 से ढाई महीने में परसेंटेज, लाभान्वित, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इन सारे टॉपिक के लगभग 3 से 4 हजार क्वेश्चन हमने सोल्व किए। तो हमें अच्छे से नॉलेज हो पाया कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस सबसे ज्यादा होता है। तो आज के क्वेश्चनों का कलेक्शन A1 है, बहुत ही शानदार है। आप एक भी सिंगल क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहीं से सवाल बनने वाला है। तो आज के 20 क्वेश्चंस में से आप सभी एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो वह 32,904 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। चलो भाई ठीक है, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं भाई। इस क्लास का जो मकसद अपना है वो ये समझना है कि कहां से क्वेश्चंस किस तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि ये एक क्रमागत वर्दी कमी वाला सवाल होता है। यानी कि कोई संख्या थी जिसमें 25, 40 और 20% की 3 बार क्रमागत कमी होती है, और कमी होने के बाद इसका मूल्य ये है, तो आपसे मूल संख्या का मान पूछ रहा है। तो मैं आपको जैसे बात बताऊं कि आपका एक परसेंटेज का टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, तीसरा डिस्काउंट का टॉपिक है, और कुछ ना कुछ हम ये कह सकते हैं कि सीआई का जो टॉपिक होता है उसमें भी ये सेम कंसेप्ट काम करता है। हालांकि सीआई के टॉपिक में थोड़ा ऐसा होता है कि जो वर्दी होती है वो अलग अलग नहीं होती है, सेम वर्दी होती है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सारे टॉपिक में एक पैटर्न चलता है जो क्रमागत वर्दी कमी का होता है। जैसे परसेंटेज में ये सवाल हो गया, संख्या में 3 बार क्रमागत वर्दी कमी हो गई, आपको मूल संख्या देके कमी वर्दी होने की बाद की संख्या पूछ सकता है। जनसंख्या वाला सवाल होता है इसी में भाई, एक शहर की जनसंख्या 3 साल में इतने % की वृद्धि हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस में वो सवाल होता है जिसमें ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा, बी ने इसको सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। डिस्काउंट भी बहुत सारे सवाल इस तरह के पॉइंट को कवर करता है। तो इन सारे क्वेश्चन जिनमें क्रमागत वर्दी कमी होती है उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी कि मेरा जो बढ़िया तरीका मुझे लगता है वो चीज हम बता देते हैं कि अगर आपको वर्दी कमी होने के बाद का अमाउंट दे रखा है और आपसे वापस पहले वाला अमाउंट पूछ रहा है, तो आप उल्टा गुणा कर दो। और अगर मूल संख्या देके वर्दी कमी होने के बाद का अमाउंट अगर आपसे पूछता तो सीधा गुणा करते। तो सीधा गुणा उल्टा गुणा का कंसेप्ट आप जानते हैं। तो कैसे इसको सोल्व करना है, जैसे भाई 32,904 संख्या का वर्तमान में मान है, पहले इसमें 25% की कमी हुई है, तो चाहो तो आप 1/4 की कमी से 3/4 कह सकते हो, या फिर 75/100 जानते होंगे तो 3/4 हो गया इसका रेशो। और उल्टा गुणा करना है तो आपको 4 ऊपर लिखना है, 3 नीचे लिखना है। ऐसे 40% कमी होगी तो 60/100, जिसको काटेंगे तो 3/5 बनेगा, और ये 5/3 का रेशियो बनाएगा। और 20% कमी होगी तो 1/5 की कमी है, 4/5, तो उल्टा गुणा करेंगे 5/4 होगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 32 होगा, 4 दूनी 8 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 6 24 हो गया। उसके बाद चाहो तो थोड़ा सा ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं अपन यहाँ पे। जैसा आपको पता है ये वाला 5, 5 से गुणा होकर 25 और 4 100 बन गया ये तो। और सभी ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सब जगह क्या है भाई, 100 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे 9 होगा, और मैं 9 का अगर इसमें डिवाइडेशन करूंगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो, मतलब कि बेसिकली जैसे इकाई अंक देख सकते हो, इसका इकाई अंक 6, इसका 9 है, तो मेरे हिसाब से आप 9 छकी 54 होता है, 9 × 72 होता है, और 9 चौके 36 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इकाई अंक जो 4 है, इसको अगर आप 9 से गुणा करोगे तो इकाई अंक 6 से मैच होगा। तो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं आप सी ऑप्शन पे। बाकी आप 9 से डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 9 नाम 81 होगा, एक बचेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36 होगा, और 914 को 100 से गुणा करेंगे तो 91,400 बन जाएगा।
ओके भाई, इसी क्वेश्चन में आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, कई स्टूडेंट इस तरह से भी हैबिट बनाते हैं कि आप चाहे तो मूल संख्या को x मान सकते हो, फिर उसमें आप पहले 25% कमी करोगे तो अब सीधा गुणा होगा, 3/4 करेंगे, फिर उसका 3/5 हो जाएगा, फिर उसका 4/5 हो जाएगा, और बराबर में आप नंबर लिख सकते हो 32,904। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो बात एक ही है, यहाँ पे दोनों का कैलकुलेशन सिमिलर है। इसके अलावा चाहो तो आप टोटल कमी परसेंटेज भी निकाल सकते हो, सक्सेसिव फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ तरीका आपका जो रहता है वो ठीक रहेगा, सीधा गुणा उल्टा गुणा के प्रोसेस में क्वेश्चन हैंडल कर सकता है। ओके, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और मैं एक इंपॉर्टेंस और बता देता हूं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इन तीनों टॉपिक के अगर हम 3000 क्वेश्चन हमने लास्ट 1-2 महीने में सोल्व किए, तो उन 3000 क्वेश्चनों में से कम 300 टाइम ये इस पैटर्न का सवाल होता है, सीधा गुणा, उल्टा गुणा, क्रमागत वर्दी कमी। तो ये समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आने का कम से कम 20 से 30% चांसेस होगा, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ओके भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट सवाल देखो कौन सा है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो कुल व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन है और मैं इस वीडियो में यही तो आपको समझाने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये है किसी वस्तु का भाव, खपत और खर्चे का सवाल है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न होता है, जैसे कि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होगा कि वह जो खर्चा होता है वो भाव इंटू खपत होता है। मैं पैटर्न समझा रहा हूं कि कल को सवाल कैसे भी बने। तो खर्चा जो होता है वो भाव इंटू खपत होता है। अब वो क्या करेगा भाई, जैसा आपको पता है कि खर्चा भाव इंटू खपत होता है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है उसका कि इन तीनों में से, खर्चा भाव खपत, इन तीनों में से कोई दो का वृद्धि कमी परसेंटेज क्वेश्चन में देगा, और जो तीसरा बच गया उसका वृद्धि कमी परसेंटेज पूछेगा। तो तरह तरह के सवाल से यहां से बनते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे भाव का और खर्चे का देके खपत का पूछ ले, या इस हिसाब से पॉइंट बने। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, चीनी के, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि है, तो मूल्य का मतलब हो गया भाव हो गया ये भाई। तो चावल का जो भाव था उसमें 20% वृद्धि हो गई, खपत में 5% की कमी हो गई, तो आपसे क्या पूछ रहा है, खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो भाव का और खपत का वृद्धि कमी देके आपसे खर्चे का पूछ रहा है, तो तरीका ये होगा कि जिन दो का वृद्धि कमी परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा है, हम उनका रेशो बनाएंगे। जैसे आप बताओ भाव में 20% वृद्धि हो रही है, तो यहां से हम भाव का रेशो बनाएंगे। 20% वृद्धि का मतलब है 100 120 होगा, तो 5 और 6 का रेशो बनेगा। इसी प्रकार खपत में, ये जो खपत है उस खपत में 5% की कमी है तो 100 95 होगा, या 1/20 की कमी है तो 20:19 होगा। अब आपको यहां से इन दोनों से, अब ये जो भाव और खपत का रेशो है, इन दोनों से हमें किसका रेशो निकालना है, खर्च का रेशो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला ये बताना चाहता है कि खर्चा तब आएगा जब भाव और खपत को गुणा करेंगे। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इन दोनों रेशो को गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, 5 को 20 से गुणा करेंगे, 6 को 19 से गुणा करेंगे। अब मैं इसको काटने की जरूरत नहीं, ज्यादा इजी होगा बिना काटे, तो 100 और 100 114 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो 100 और 114 रेशियो आया है, ये खर्चे का रेशियो है। इस रेशियो से आपको ये समझ में आ रहा है कि पहले जो खर्चा था वो 100 था, और अब जो खर्चा है वो 114 है। तो इसका मतलब खर्चे में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंटेज की होगी, 14 की वृद्धि होगी 100 पे, तो 14% की वृद्धि होगी। ओके, तो एक रेगुलर सा क्वेश्चन है, काफी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको क्लियर कीजिएगा, और मैंने आपको समझा दिया, कोई भी तीनों में से कोई भी दो का वृद्धि कमी परसेंटेज देगा और तीसरे का पूछेगा। ओके भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अपना चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, और आप समझते हो कि एसआई और सीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। और आपकी जो एग्जाम होगी, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा, उसमें एसआई और सीआई से 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेंगे बनेंगे, ठीक है। तो आज के 2 क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किया, उनमें क्या खास बात है आप कवर कर लीजिएगा उनको। तो जैसे क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए का ऋण लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 1.5 वर्ष पश्चात भुगतान की जाने वाली राशि क्या थी। तो देखो, काफी बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्धवार्षिक शर्त होती है, त्रैमासिक शर्त होती है। तो आज की इस क्लास में हमने इसी बात को स्पेशल फोकस करते हुए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। तो क्वेश्चन में 20% प्रतिवर्ष ब्याज की वार्षिक दर है, 8,000 आपका मूलधन है, अर्धवार्षिक ब्याज की शर्त होगी, और 1.5 वर्ष पश्चात की आपकी राशि, मतलब है 1.5 वर्ष बाद का
मिश्रधन पूछ रहा है। तो देखो वैसे तो आप जानते होंगे कि चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है उसका क्या मीन होता है। अगर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, इसका मतलब है कि आपका जो अमाउंट होगा वो हर एक साल में 20-20% बढ़ता जाएगा। तो यहाँ क्रमागत वृद्धि होती है, भाई चक्रवृद्धि ब्याज भी क्रमागत वृद्धि है। लेकिन अगर इसने बोला कि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये होता है कि जो आप वृद्धि करोगे, जो आपके मूलधन में अमाउंट में वृद्धि होगी वो 6-6 महीने से वृद्धि होगी। तो अर्धवार्षिक का कोई स्पेशल मीन नहीं होता, बस इतना समझ लो कि हर 6 महीने से आपके अमाउंट में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हर 6 महीने में आपके अमाउंट में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये जो 20% ब्याज की दर दे रखी है, ये वार्षिक ब्याज की दर है भाई। मतलब कि एक साल में अगर 20% ब्याज होगा तो हर 6 महीने का ब्याज इसका आधा होगा, 10% होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर 6 महीने में आपका जो अमाउंट होगा उसमें 10% की वृद्धि होगी। तो आप बताओ अगर 10% वृद्धि होगी तो मैं रेशियो वाला पैटर्न यूज करूंगा भाई। अगर हर 6 महीने में 10% वृद्धि होगी तो 10% वृद्धि से जो रेशियो बनेगा वो 11/10 बनेगा। और ये जो 11/10 है ये मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है, और वो भी 6 महीने बाद का रेशियो है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपका मूलधन 10 यूनिट है तो 6 महीने बाद वो बढ़कर 11 हो जाएगा। अब हर 6 महीने में रेशियो 11/10 आएगा, तो आप जानते हैं 1.5 वर्ष में 6-6 महीने के 3 राउंड होंगे भाई। तो इसका मतलब ये 10-10% की 3 बार क्रमागत वृद्धि होगी। तो अगर 3 बार वृद्धि होगी तो ये सेम रेशियो 3 बार आएगा, तो आप इसका क्यूब कर सकते हो भाई। तो ऐसे होता है, समय ट्रिपल होता है तो क्यूब करते हैं, और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 1331/1000 होगा। और ये जो 1331/1000 आ गया, ये 1000 तो मूलधन है, और ऊपर वाला जो 1331 है ये 1.5 साल बाद का मिश्रधन रेशियो में। यानी कि अगर आपका मूलधन 1000 यूनिट है तो 1.5 साल बाद का मिश्रधन 1331 यूनिट है। अब आप कह सकते हो कि आपके सवाल में मूलधन कितना दिया है, 8000 दिया है। तो ये जो 8000 रुपए है ये 1000 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ भाई, जब 8000 में 1000 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान 8 हुआ। और आपसे 1.5 साल बाद का अमाउंट पूछ रहा है जो कितना है 1331 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, 1331 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 8 होगा, 8 × 24 का 2 होगा, तो लास्ट में 48 आना चाहिए। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा 10,648 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जैसे अर्धवार्षिक की जगह कल को त्रैमासिक शर्त आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हर 3-3 महीने से वृद्धि होगी। तो आप क्या करेंगे, जो भी ब्याज की वार्षिक दर होती है उसमें कैलकुलेट करके आप पता करेंगे कि हर 3 महीने का वृद्धि कितना परसेंटेज होगा। और ऐसा याद रख सकते हो कि 3 महीने का जो वृद्धि होगा वो पूरे साल की वृद्धि 20% का 1/4 भाग होगा। ठीक है भाई, ओके भाई। तो नॉर्मल एक आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 12,000 रुपए की धनराशि ऋण पर लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज दर को दोगुना होता है, ब्याज दर 2 गुना होता है, तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, और 2024 और 23 के हमने कुछ पेपर देखे तो मुझे काफी जगह क्वेश्चंस मिला जिसमें चेंजेस कर रहा है कि मूलधन को डबल कर दे या दर को डबल कर दे या ट्रिपल कर दे, ऐसा कुछ पॉइंट था। तो मुझे इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल और आसान सा एक कंसेप्ट पता है, वो आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ। तो साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है भाई, मतलब कॉन्सेप्ट का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो ये है कि 12,000 मूलधन था, और ये 12,000 मूलधन कुछ वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 13,200 हो गया। तो यहां से आप कैलकुलेट ये कर सकते हो कि आपका जो ब्याज है 2 साल का, जो साधारण ब्याज है वो 1200 है, क्योंकि आपका अमाउंट 1200 बढ़ रहा है, तो साधारण ब्याज 1200 हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है यदि ब्याज दर दोगुना हो जाती है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि साधारण ब्याज में क्या होता है, ये जो ब्याज होता है ना, ब्याज यानी कि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि एक तो मूलधन या दर या टाइम, समय जो होता है, अगर इनमें से किसी भी चीज को, किसी भी संख्या को अगर वो n गुना कर रहा है, ठीक है भाई, n गुना कर रहा है, यानी मूलधन को डबल कर रहा है, कितना भी गुना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मूलधन, दर और समय में कोई भी चीज अगर n गुना होती है तो आपका जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, वो भी n गुना ही होगा। मतलब कि अगर आप मूलधन को डबल करोगे तो ब्याज भी डबल होगा, अगर आप दर को डबल करोगे तो ब्याज भी डबल होगा। तो इसी प्रकार पॉइंट होता है। रीजन क्या होता है इस बात का, रीजन ये होता है कि मूलधन इंटू दर इंटू टाइम बराबर क्या होता है, ऐसा ही होता है। इसका मतलब साधारण ब्याज और मूलधन, दर और समय, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो समानुपाती का बनता है। अगर मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, वो कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का एक लॉजिक हो गया सीधा सा कि अगर पहले का ब्याज 1200 था, यानी कि मेरा ब्याज 1200 है, और अगर ये बोल रहा है कि आप ब्याज की दर को 2 गुना कर दोगे, अगर आप दर को 2 गुना करोगे तो ब्याज भी डबल होगा। तो अगर ब्याज डबल होगा तो 1200 का डबल होके
2400 ब्याज हो जाएगा। और वही 12,000 वाला मूलधन आज 2400 ब्याज होगा, तो 12,000 में 2400 बढ़ के ये 14,400 राशि बन जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट यही है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मान लो अगर एक ही क्वेश्चन में ये ऐसे बोलता है कि दर को भी डबल कर दिया जाए और समय को भी दुगना कर दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा फिर दर डबल समय भी डबल, तो आपका जो ब्याज होगा वो 2 गुना 2 के हिसाब से 4 गुना होगा। ठीक है भाई, ओके। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं रेशियो के टॉपिक का एक क्वेश्चन, और बहुत ही रेगुलर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको कुछ चीजें इस क्वेश्चन में बताने वाला हूं, उनको आप ध्यान से समझेगा, टेक्निक समझेगा, देखिएगा कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका होता है। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन नहीं करने वाले, एक ही क्वेश्चन से हम पूरा टाइप क्लियर करने वाला है। ओके भाई, तो क्वेश्चन बड़ा रेगुलर इंपॉर्टेंट सीधा सा क्वेश्चन है कि ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है, सी और डी का अनुपात दे रखा है, आपसे ए बी सी डी चारों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो चलो भाई, एक तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तरीका होता है, मतलब जैसे कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी यूज करते हैं कि ए बी सी डी हो गया, और ए और बी का अनुपात 2:3 हो गया, फिर बी और सी का लिखते हैं यहाँ पे 6:7 लिखेंगे, फिर सी और डी का लिखेंगे 14:3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि रेशियो लगा दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 14 लिखेंगे, यहाँ पे 14 लिखेंगे, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तरीका एकदम गलत और बेकार तरीका है। ठीक है, अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हो तो ये एकदम रॉन्ग तरीका है, मतलब कि ठीक तरीका नहीं। इसमें 2-4 कमियां ऐसी है। एक तो एक ऐसा स्पेशल सवाल जीडी में पूछा गया था जिसमें ऐसा क्वेश्चन था, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दे रखा था 3:4:5। एक ऐसा था कि बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान दे रखा था, मान लीजिए वो 44:55:72 दे रखा था। इस क्वेश्चन में फिर आपसे पूछ रहा था ए बी सी डी चारों का अनुपात क्या होगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि ये वाले क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन काम ही नहीं करता। ठीक है, मतलब ये ट्रिक है एक तरह से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि 7 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, तो मतलब जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं तो आप बिल्कुल ना लगाए, और अगर आप नहीं जानते इसका क्या बेस्ट तरीका है तो आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपको ए और बी का अनुपात दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं भाई यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात है वो 2/3 है। ऐसा आपको बी और सी का अनुपात दे रखा है, तो बी और सी का जो अनुपात दे रखा है वो 6/7 है। और ऐसा सी और डी का अनुपात दे रखा है, तो सी और डी का अनुपात जो दे रखा है वो 14:3 दे रखा है। ओके भाई, आप अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से भी समझना चाहे तो ये समझ सकते हो पॉइंट में कि भाई जैसे यहाँ पे आपको पता है ए का वैल्यू 2 यूनिट है, डी का 3 यूनिट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बी का वैल्यू कितना है तो आप कंफ्यूज है। या फिर ये कह सकते हैं कि बी का मान 3 यूनिट भी है, बी का मान 6 यूनिट भी है। तो आप बताओ बी तो एक नंबर है, उसके दो अलग अलग रेशियो कैसे हो सकता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की। तो हमें क्या करना है, बी के जो दो अलग अलग रेशियो है इनको इक्वल करना है। ऐसे ही जो सी के दो अलग अलग रेशियो उनको इक्वल करना है, तो इसे कहता है रेशियो को इक्वल करने वाला मेथड। इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत कम होगा, तो आप एक बार देखिएगा। जैसे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि दो बी और सी को इक्वल करना है, तो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि पहले सी को इक्वल करना इजी होगा। भाई देखो, आप समझ पा रहे हो, अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो फिर इसको इक्वल करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अब इधर क्या है 14 है, इधर 7 है। तो जब आप 14 को और 7 को इक्वल करोगे तो तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो फ्लो यहां से ज्यादा अच्छा चलेगा। तो पहले हम सी का मान 7 है, सी का मान 14 है, दोनों को इक्वल करने के लिए इस वाले रेशियो को 2 से गुणा करेंगे, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 और 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप जानते हैं बी का मान 12 यूनिट है, बी का मान 3 यूनिट है, तो हम इस 3 वाले को 4 से गुणा करेंगे, तो फर्स्ट वाले रेशियो को 4 से गुणा करेंगे तो 8 और 12 होगा। अब आपको दिख रहा है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ए का मान 8 यूनिट है, बी का मान 12 यूनिट है, सी का मान 14 और डी का मान 3 है। तो आप आंसर क्लिक कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे कि 8:12:14:3 हो गया, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब चलिए ध्यान से बात को सुनेगा। ये तो खैर आप समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन हो सकता है ये वाली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आप ना पता हो आपको, या तो इस बात का फायदा आप उठा सकते हो। आप देखो, जब आप रेशियो को इक्वल कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक माइंड स्किल लगा सकते हो भाई, एक स्किल लगा सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्किल हम लगा रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं कि हमने इसी सवाल में लगाया, हमारा पूरा तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, यही पैटर्न होता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि 10 क्वेश्चन में से, इस पैटर्न के 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें ये स्किल काम करता है। कैसे भाई, हम क्या बता रहे हैं, चलो हम इतना ना लिखते हुए सीधा आते हैं। भाई तुम्हें ये समझ में आ गया क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में रेशियो इक्वल करते हैं।
रेशियो को इक्वल करने का मतलब है कि ये वाला जो ए और बी का रेशियो 2:3 दे रखा है, जब आप रेशियो को इक्वल करोगे तो ये रेशियो किसी ना किसी से गुणा होगा। तो मैं कह रहा हूं जब रेशियो को किसी से गुणा करोगे तो अभी अगर ए का मान 2 यूनिट है तो गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा वो 2 का कोई मल्टीपल ही होगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सवाल को इजीली जज कर सकते हो कि अगर ए का मान 2 यूनिट है तो आगे भी 2 का कोई मल्टीपल होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर यहां देख पा रहे हैं बी का मान 3 यूनिट है तो आगे भी 3 का कोई मल्टीपल होगा। तो आप देख पा रहे हैं 3 का अगर मल्टीपल बात करें तो यहाँ 12 या 12 या 5 है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा 5 है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी का मान कितना है, 7 यूनिट है। तो बाकी जो 2 ऑप्शन बच गए उनमें आप देख पा रहे हो सी का मान 4 यूनिट है, सी का मान 14 है। ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि ए पे ही सवाल खत्म हो जाएगा या बी पे सवाल खत्म हो जाएगा, वो कंडीशन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं सवालों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके भाई, ठीक है। तो ये वाली बातें हमने समझा दी। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंपल से पॉइंट पे, तो एक छोटी सी बात मैं इसी में बता देता हूं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको दे रखा है कि भाई ए और बी का रेशियो ये है, बी और सी का रेशियो है, सी और डी का रेशियो है। और अगर इस क्वेश्चन में जैसे इसमें तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी चारों का रेशियो क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपसे पूछा जाएगा तो बताओ सिर्फ ए और डी का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। तो आधे से ज्यादा 50% चांसेस ये होता है कि आपसे चारों संख्याओं का एक साथ रेशियो पूछा जाए। बाकी 50 में ऐसा होगा कि आपसे सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का रेशियो पूछे। अब तुम ये कह सकते हो कि ए और डी का रेशियो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं कि भाई ए का वैल्यू कितना है 8 है और सी का वैल्यू डी का वैल्यू कितना है 3 है, और आप 8 और 3 से रेशियो बना सकते हो, 8:3 हो गया। सही बात। लेकिन ये काम करने के लिए आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा, फिर बाद में सवाल कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि ए और डी का रेशियो निकालना है तो पहले ए बी सी डी चारों का रेशियो निकाल लेते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है। ओके, जब भी कोई क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या का रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है, सारे रेशियो का मल्टीप्लाई कर देना है। जितने भी रेशियो सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें को होता क्या है जब आप a बटा b को मल्टीप्लाई करते हो b बटा c से और मल्टीप्लाई करते हो c बटा d से, तो आप जानते हैं ये b से b c से c कट जाता है। जो भी फाइनल रेशियो आता है वो फर्स्ट संख्या a और लास्ट संख्या d का रेशियो आता है। तो मतलब कुल मिला के बात मैंने समझा दी है। जब भी कोई क्वेश्चन में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का रेशियो पूछे तो हमें क्या करना है, रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसा रेशियो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई 6/7 हो गया, मल्टीप्लाई 14 रेशियो बाई 3 हो गया। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे 3 का डबल 6 हो गया, 7 का डबल 2, 7 का डबल 14 हो गया, और आप फाइनली देख सकते हैं रेशियो कितना आ गया, 8/3 आ गया। और ये जो 8/3 रेशियो आया है ये किसका रेशियो आया भाई, ए और टी का रेशियो आया। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये एक पूरा खेल है, सिस्टम है कि अगर कोई क्वेश्चन में अलग अलग रेशियो दे रखा हो तो 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या तो चारों संख्याओं का एक साथ रेशियो पूछेगा या फर्स्ट एंड लास्ट का पूछेगा। अगर फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का रेशियो पूछ रहा है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सारे के सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट पीट के जो भी आएगा फर्स्ट क्लास का रेशियो आएगा। लेकिन अगर आपसे चारों संख्याओं का एक साथ रेशियो पूछे तो आप रेशियो को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेशियो इक्वल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो बेसिकली आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये स्किल लगा सकते हो कि ए का मान अगर अभी 2 यूनिट है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 का कोई मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में ए का मान 2 का मल्टीपल नहीं है, उसे छोड़ के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो भाई ठीक है, आगे एक रेशियो का टाइप में और आपको क्लियर करवा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये बात आप समझेगा। तो क्वेश्चन में ये है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हालांकि ऐसे मतलब हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं इस कैटेगरी में क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहे। तो एक बार प्रॉपर हम समझ लेते हैं चीजों को जो भी है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि दो संख्या है जिनमें 9:16 का अनुपात है। तो दो संख्या है जिनमें 9:16 का अनुपात है, फिर चेंजेस ये हुआ कि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की है। तो दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि का मतलब है पहली संख्या में भी आप 40 जोड़ रहे हो, दूसरे में भी 40 जोड़ रहे हो, और 40 की वृद्धि करने के बाद उनका अनुपात 2:3 हो गया। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले रेशियो के अंतर को बराबर करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले आप रेशियो के अंतर को समान करेंगे। लेकिन एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो आप दोनों रेशियो के अंतर को बराबर करते हैं ये हर किसी सवाल में नहीं हो सकता। मतलब ये वाला कंसेप्ट
एक फिक्स जगह ही लागू होता है, ठीक है। अब वो फिक्स जगह क्या होता है मैं समझाता हूं। अगर आप दोनों में सेम संख्या जोड़ रहे हो, मतलब मैं यहीं पे बता देता हूं, वैसे ही जो भी है, मतलब रेशो के अंतर को बराबर करने वाला कंसेप्ट तुम वही लगाओगे जहां पे वो दोनों में सेम संख्या जोड़े या सेम संख्या घटाए। जैसे यहाँ दिख रहा होगा, पहली में 40 जोड़ रहा है, दूसरे में भी 40 जोड़ रहा है, या पहली में 40 घटाए, दूसरे में भी 40 घटाए। अगर दोनों संख्याओं में सेम संख्या जोड़ता है, सेम संख्या घटाता है, तो ऐसे वाले प्रश्नों में ही आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब सेम संख्या जोड़ेगा, सेम संख्या घटाएगा, तभी उन संख्याओं का अंतर सेम रहेगा। जैसे जैसे मान लो पहली संख्या का मान 30 था, दूसरी का मान 40 था, तो अंतर कितने का है? 10 है। जब आप इसमें भी 40 जोड़ दोगे, इसमें भी 40 जोड़ दोगे, तो अभी भी अंतर कितने का है? 10 का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेशो के अंतर को बराबर करना है इस क्वेश्चन में। अब रेशो के अंतर को बराबर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अंतर कितने का है? 1 यूनिट का है। यहाँ अंतर कितने का है? 7 यूनिट का है, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं, वैसे बता रहा हूं। तो यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, तो हमें 7 और 1 को बराबर करना है। तो जो 1 वाला रेशो उसको 7 से गुणा करेंगे, तो ये नीचे वाला रेशो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे वाला रेशो अगर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 हो जाएगा, ये 7 से 21 हो जाएगा। ओके, अब सीधा सा कॉन्सेप्ट बन गया सवाल में। मतलब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से आंसर आपको मिलेगा। पहली संख्या का मान 9 यूनिट था और 40 जोड़ने की वजह से उसका मान 14 यूनिट हो गया। कितना बढ़ा? 5 यूनिट बढ़ा। दूसरी संख्या का मान 16 यूनिट था और उसमें भी 40 जोड़ने से 21 हो गया। कितना बढ़ा? 5 यूनिट बढ़ा। तो दोनों संख्याओं का मान 5-5 यूनिट बढ़ रहा है 40-40 जोड़ने से। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 यूनिट बढ़ रहा है वो 40 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 8 हुआ। और आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना है भाई? 7 यूनिट है। तो अपने को 7 यूनिट का मान चाहिए, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके भाई, अब सवाल ये आता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि यहाँ पे एक संख्या में 40 जोड़ता और दूसरी में 30 की वृद्धि करता, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो बता देता हूं, एक और कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, और वो एक और कंसेप्ट जो आप लगा सकते हो उसका नाम हमने ले रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। मतलब दूसरा कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर किसी सवाल में लगेगा जिस सवाल में चाहे दोनों में सेम संख्या जोड़े चाहे सेम संख्या ना जोड़े। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? दो संख्या है जिनका अनुपात 9:16 है, अब उनका अनुपात 2:3 है, तो अनुपात लिख दिया और नीचे लिखा जाता है इनका अंतर। जैसे आप पहली संख्या में 40 जोड़ रहे हो, तो पहली संख्या का पहले और अब जो मान होगा उनके बीच में 40 का अंतर होगा, तो इन दोनों का अंतर 40 होगा, इनका अंतर भी 40 होगा, तो नीचे हम अंतर लिखते हैं या फिर वो जो जोड़ रहा है वो नंबर लिखता है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है भाई। ओके, आपको क्या करना है? एक बार क्रॉस में यहां मल्टीप्लाई करना है, एक बार क्रॉस में यहां मल्टीप्लाई करना है। और क्या करना है? क्रॉस में मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर का अंतर करना है। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके अंतर करना है, तो 16 दूनी 32 हो गया, 29 27 हो गया, और 32 और 27 का अंतर 5 यूनिट हो गया बराबर। यहाँ पे 40 का 3 गुना 120 होगा, 40 का 2 गुना 80 होगा, और 120 में 80 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये जो 40 आया है और वो जो 5 यूनिट आया, ये आपस में बराबर होगा। यानी यहीं से पता चलता है कि 5 यूनिट का मान 40 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान 8 होगा, और वही फिर 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो अगर अब तुम चाहो तो ये पॉइंट बना सकते हो, मतलब कि एक ही तरीके से सवाल करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट को अगर ये पता होता है कि रेशियो के अंतर को बराबर करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि रेशियो के अंतर को समान हम उसी क्वेश्चन में कर सकते हैं जिनमें आप सेम संख्या जोड़ते हैं। चलो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइप रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये रेशियो का काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, और इस टाइप से कुल मिला के 3 तरह के सवाल होते हैं, 3 या 4 तरह के होते हैं, 4 तरह की लैंग्वेज होती है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन इससे क्लियर होते हैं रेशियो के, जिसमें पहला तो आपके सामने दिख रहा होगा, दो संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक आय खर्चा बचत वाला सवाल होता है, इसी से हम आयु संबंधित पर्सन भी करते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपके पास दो बार ही अनुपात हो, जैसे पहले का अनुपात है, बाद का अनुपात है, और इन दोनों के बीच का कोई अंतर दे रखा हो, जैसे 40 जोड़ रहे हो तो अंतर 40-40 का रहेगा। जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कैटेगरी का, जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जिसमें आय खर्चा बचत होता है। एक फिक्स टाइप का सवाल होता है जिसमें आपको ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, उनके वे मतलब खर्चे का अनुपात दे रखा है, और ए 14,000 रुपए की बचत करता है और बी 12,000 रुपए की बचत करता है। तो ये भी एक फिक्स टाइप का सवाल है। आय का अनुपात देगा, खर्चे का अनुपात देगा, और ए और बी की बचत का अमाउंट देगा, ठीक है भाई। और आपसे एक ही आय पूछ रहा है। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखेगा, अगर देखो पैटर्न मैंने समझा दिया, अगर ए की और बी की बचत बराबर होती, यानी दोनों की बचत सेम होती, तो आप वो रेशियो के अंतर को बराबर करने वाला पैटर्न लगा सकते हो। लेकिन अगर दोनों की बचत अलग अलग है तो वो पैटर्न इसमें काम नहीं करेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सवाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंगल तरीका होगा, मतलब कि ओनली एक ही बेस्ट तरीका है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो सबसे पहले आय का अनुपात होगा 4:5,
फिर खर्चे का अनुपात लिखेंगे 5:4। ए की बचत 14,000 है तो यहाँ पे 14,000 आएगा, और बी की बचत 12,000 है तो यहाँ पे 12,000 लिख देंगे। ओके भाई, अब आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार 5 5 से गुणा हुआ 25, 4 4 से गुणा हुआ 16। 25 और 16 के बीच का अंतर कितना होगा भाई? 9 यूनिट होगा। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 और 48 होगा भाई, ठीक है। तो 25 और 16 के बीच का अंतर 9 यूनिट हो गया, और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 56,000 होगा, और इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे 60,000 होगा। इसका मतलब अंतर जो होगा वो 4,000 होगा, तो 9 यूनिट बराबर 4,000 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सही तो लिखा ना हमने, 5:4 है, 4:5 है, तो 9 यूनिट बराबर 4,000 होगा, और ए की आय पूछ रही है, और ए की आय कितनी है? 4 यूनिट है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन की डाटा में कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे, और जो 1 यूनिट का मान जो भी आएगा उसको ए की आय कितनी है भाई? 4 यूनिट है, तो उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ नंबर में मिस्टेक होगा, इसी वजह से कैलकुलेट हो नहीं पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ से अगर तुम 1 यूनिट का मान निकालोगे तो वो लगभग कितना आएगा? 444 के आसपास आएगा, और 444 को तुम 4 से गुणा करोगे तो इसकी जो आय होगी वो खर्चे से भी कम होगी। तो ठीक है, कोई ना, जो थोड़ा सा डाटा में मिस्टेक हो सकता है तो आप देख लेना एक बार प्रॉपर, जो भी है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी कैटेगरी का। जैसे भाई एक ये भी बात मुझे समझानी थी, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या है? चलो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी बॉयज की संख्या 3 यूनिट है, गर्ल्स की संख्या 2 यूनिट है। अब इसने बोला कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देता है, यानी कि लड़कों की संख्या 40 कम हो गई, और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है, इसका मतलब लड़कियों की संख्या में 40 की वृद्धि हो गई। तो वैसा ही सवाल है, अब ये 40 कम हो गए, गर्ल्स की संख्या 40 बढ़ गई, तो उसके बाद का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो भाई डबल अनुपात है मेरे पास। अब एक विशेष ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोच लेना कि भाई ये भी 40 है वो भी 40 है, तो मैं इसमें रेशियो के अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। भाई एक 40 कम हो रहा है, दूसरा 40 बढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप रेशियो इक्वल मेथड, यानी कि दोनों रेशियो के अंतर को बराबर करने वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का भी तरीका आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही होगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में जब मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आया कि एक में वृद्धि हो एक में कमी हो, तो क्या विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, वही चीज समझाने के लिए हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया। इस क्वेश्चन के बाद में ये पूरा टाइप आपका क्लियर हो जाएगा, आगे किसी भी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, यहीं पे आप क्लियर कर लीजिएगा। ये बॉयज की संख्या 40 कम हो रही है और गर्ल्स की संख्या 40 बढ़ रही है, तो देखो अगर एक कम हो रही है एक बढ़ रही हो तो आपको प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। जैसे बॉयज की संख्या 40 कम हो रही है तो ये माइनस में होगा, गर्ल्स की संख्या 40 बढ़ रही है तो ये प्लस में लेना है। यही बात समझाना था कि अगर एक बढ़ता है एक कम होता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 2 दूनी 4 होगा, 3 तिया 9 होगा। 9 यूनिट और 4 यूनिट का अंतर जो होगा वो 5 यूनिट होगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से देखेगा, 40 जब 2 से गुणा होगा तो 80 होगा, और ये माइनस का 40 जब 3 से गुणा होगा तो माइनस का 120 होगा। और आपको क्या करना है, अंतर करना है, तो जब आप 80 में से माइनस करोगे माइनस 120, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है 80 में 120 जुड़ के ये कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। इसका मतलब ये 5 यूनिट जो है वो 200 विद्यार्थियों के बराबर है। 1 यूनिट का मान 40 होगा, और आपसे पूछ रहा है कि लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो लड़कों की प्रारंभिक संख्या 3 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट का मान 40 है तो 3 यूनिट का मान 120, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में बताया होगा, लेकिन अभी आपको वैसे भी पता है कि मैंने रिवीजन सीरीज लेके चल रहे हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ज्यादा डीपली हम क्लियर नहीं करेंगे, बस हल्का सा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे चल लेते हैं कि पीयूष अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देकर वस्तु को 5,720 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलो भाई ठीक है, तो डिस्काउंट के टॉपिक से एक सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। जैसे आपको दिख रहा होगा कि पीयूष अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य से 30% बढ़ा के वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करता है और फिर अंकित मूल्य पे 20% छूट देकर उसको 5,720 में बेचता है। तो
एक तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं भाई, मतलब क्या क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सीपी एमपी और एसपी का रेशियो बना सकते हैं भाई। सीपी एमपी और एसपी का रेशियो बना सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई 30% बढ़ा के अंकित कर रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा क्रय मूल्य 100 होगा, तो 30% बढ़ा के एमपी 130 होगा, और फिर 130 पे फिर 20% छूट देके बेच रहा है, तो छूट एमपी पे होता है। तो 120 का 20% जब आप निकालोगे तो 13 का डबल 26 का डिस्काउंट देके 104 में बेचेगा। तो ये रेशियो हो गया एमपी सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब आप रेशियो के हिसाब से कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में 5720 दे रखा है वो किसके बराबर है, 104 यूनिट के बराबर है। और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब गुणा किससे करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फिर भी आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस में ये पॉइंट है, मतलब ये तो कंफर्म समझ में आ गया कि 572 में 104 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 104 का 5 गुना 520 होता है, तो मतलब इस पूरे नंबर में जाएगा भाई, तो 100 तो बचेगा बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन में 2 2 0 तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता भाई, सॉरी। ठीक है, तो 2 0 तो बचेगा बचेगा, क्योंकि एक ऐसा भी सोच सकते हो, कई स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे इस बात के आधार पे कि भाई किस हिसाब से जज होगा। जैसे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 100 और 104 भी कट रहा है, किससे 4 से कट रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या है कि 4 भले ही 8 से कट रहा है, ठीक है, तो 8 इंटू कितना होगा, ये 13 होगा। अब 8 इंटू 13 हो रहा है ये, तो तुम्हें बात पता है कि 13 इधर कटेगा नहीं, 8 कटेगा, लेकिन 8 का मल्टीपल तो ये भी है, 720 भी है, तो इसका मतलब ऐसा पता चल जाता है कि भाई इसमें भी 8 का भाग जा रहा है, तो 104 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब जब मैं बोल रहा हूं कि इसका इकाई अंक 0 है और ये 104 एक सम संख्या है, तो जितनी बार भाग जाएगा उसका इकाई अंक 5 होगा। तो मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो 5500 इस सवाल का राइट आंसर होगा। बाकी तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, पहले 8 से काट लो, उसके आधार पर चीजें कर सकते हो। ओके भाई, ये रेशियो वाला तरीका हो गया कि हम सीपी एमपी और एसपी का रेशियो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और क्या तरीका इस क्वेश्चन का हो सकता है, जैसे एक ये भी छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 30% वर्दी करके एमपी डिसाइड कर रहा है, फिर 20% छूट है, अगर आपके पास वर्दी का परसेंटेज और छूट का परसेंटेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे भाई पहले सीपी में 30% वर्दी होगी, फिर वर्दी होने के बाद जो एमपी बनेगा उसमें वापस 20% की कमी होगी, तो 30% वर्दी 20% कमी है, तो 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 20/100 कर सकते हैं। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 दूनी 6 26 होगा, मतलब ओवरऑल मिला के 4% का लाभ हो गया। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे हमने डिस्काउंट के 800-900 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में तो आप समझेगा बात को, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको एसपी का अमाउंट देख के सीपी का अमाउंट पूछ लिया, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें केवल इतना ही पूछा जाता है कि 30% बढ़ा के अंकित करता है और 20% छूट देता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना है। और ये सवाल इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कि भर भर के सवाल है। कम से कम डिस्काउंट के अगर 1000 सवाल देखेंगे तो 1000 में से 200 बार ये सवाल कम से कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर लाभ परसेंट पूछा होता तो उस लाभ परसेंट का सबसे बढ़िया तरीका ये है भाई, मतलब कि आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब चलो यहां से हमने पता कर लिया कि 4% लाभ हो रहा है, तो अब आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि भाई 5720 में बेच रहा है तो ये एसपी है, और 4% लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 104 के बराबर है। आप गुणा कर सकते हैं किससे भाई, 100 से। तो आप डिवाइड कर लो या वही तरीका लगा लो जैसे यहाँ तो बताया, तो मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। 8 7 56 होगा, और 8 6 48 होगा, 8 5 40 होगा, और यहाँ 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले 8 एकम 8 होगा, उसके बाद 8 3 24 होगा, फिर 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 13 5 65 होगा, और फिर आप देख पा रहे हैं बचेगा कितना, ठीक है 8 7 56, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा शायद यहाँ पे, तो 8 7 56 होगा, और फिर एक बचेगा 12 होगा, तो 8 एकम 8 होगा, और फिर 8 पंजे 40 होगा, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65 होगा, और 13 पंजे 65 होगा, तो 5500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम एक सिंगल क्वेश्चन लेके इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि अगर वर्दी परसेंटेज और छूट परसेंट दे रखा हो और क्वेश्चन में लाभानी परसेंट पूछे, तो सक्सेसिव फॉर्मूले से आप आराम से सबसे इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ओके भाई, ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला भी एक डिस्काउंट का फेमस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% लाभ होता है, तो कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो एक फिक्स टाइप का सवाल एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, जिसमें आप पकड़ सकते हैं इस बात को आधार पे, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे आप कैच करेंगे कि अगर 10% छूट पे 10% 10%
लाभ होता है। तो मैं एक इजी कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि कोई भी डिस्काउंट का क्वेश्चन मेरे सामने आए और जिसमें छूट प्रतिशत के साथ में मुझे लाभ हानि परसेंट दे रखा हो, तो इस छूट परसेंट और इस लाभ हानि परसेंट से हम डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं भाई। एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब कैसे रेशियो निकलेगा ध्यान रखिएगा, यहां उल्टा होता है भाई। एमपी का जो रेशियो आता है वो लाभ प्रतिशत से होता है। जैसे आप बताओ लाभ प्रतिशत कितना है, 10% लाभ है तो 10% लाभ का मतलब होता है 110। तो एमपी तो 110 होगा, एमपी 110 यूनिट होगा और 10% छूट है तो 90 होगा, तो ये 90 आपका सीपी होगा। तो उल्टा होगा, लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़ के या हानि परसेंट लाभ परसेंट को 100 में जोड़ के घटा के जो रेशियो आएगा वो एमपी का होगा और छूट परसेंट को 100 में से घटाओगे तो वो सीपी का रेशियो होगा। और यहां से आपको एमपी सीपी का रेशियो आ गया। जब ये रेशियो मिल जाएगा ना तो इसी से अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाता है। जैसे एक तो इसमें पूछ रहा है सवाल कि जब कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ये सब एमपी सीपी के रेशियो से सवाल हो जाएंगे। अब जैसे इसने बोला कि जब कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये बात तो आप जानते होंगे कि अगर कोई दुकानदार छूट नहीं दे रहा है तो जितना वस्तु पे लिखा हुआ छपा हुआ मूल्य है उसी पे दुकानदार वस्तु को बेचेगा। जैसे रेशियो में आप समझ पा रहे हो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 9 यूनिट में खरीदता है और उस पे उसने अंकित मूल्य लिखा है कितना, 11। अगर उस वस्तु पे 11 लिखा हुआ है, छूट नहीं देगा तो 11 में बेचेगा। तो अगर 9 में खरीदेगा और 11 में बेचेगा तो 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा कितने पे, 9 पे। सबको पता है 1/9 11 से ही कुछ होता है, तो 2/9 11 का डबल 22 पॉइंट कुछ आएगा और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी में कुछ अलग अलग सवाल आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं डिस्काउंट की, हमने 900 कुछ सवाल अभी सोल्व किए थे लास्ट सप्ताह में, तो एक छोटा सा सवाल सबसे ज्यादा मिला इसी पैटर्न का। जैसे यहाँ पे तो आपको ये पूछ रहा है लैंग्वेज में कि छूट नहीं दी जाए। एक ये सवाल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको ऐसा दे देगा कि 10% छूट पे 10% लाभ होता है और आपको क्वेश्चन में सीपी का अमाउंट देगा। यदि सीपी कितना है 360 रुपए, तो बताओ एमपी का अमाउंट कितना होगा। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों में यही मिला है। यानी अगर आपको सीपी का अमाउंट देके एमपी का अमाउंट पूछेगा या एमपी का अमाउंट देके सीपी का अमाउंट पूछेगा, तो जब मेरे पास सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा और दोनों में से कोई एक का अमाउंट होगा तो मैं दूसरा निकाल लूंगा। जैसे आप बताओ यहां से एमपी निकालना है तो हम कहेंगे अरे जो सीपी 360 है ये 9 यूनिट का मान है, तो आप क्या करेंगे 360 में 9 यूनिट का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान 40 होगा और एमपी 11 यूनिट का मान कितना होगा, 440 होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति, मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं देख पा रहा हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन की समरी चल रही है। और जैसे इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो मैंने आपको बताया इतना इजी क्वेश्चन है, ये इतना सिंपल और इजी क्वेश्चन होता है लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में सवाल बनता है। तो प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए घटा देता है तो उसे 50% की हानि होता है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ लेंगे। पहले 25% का लाभ हो रहा था, अब 25% की हानि हो रही है, तो फर्क जो पड़ा है या जो अंतर हुआ है वो 50% का हुआ है। तो ये जो 40 रुपए का अमाउंट है ये 50% के बराबर है। 1% का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 100% का वैल्यू 80 हो जाएगा, ऐसे कर सकता है। थोड़ा लिख के बता देता हूँ। 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो उसने गेहूं खरीदा है 100 यूनिट में। ठीक है भाई उसने गेहूं खरीदा है 100%, मतलब सीपी 100% था और वो 25% लाभ पर बेच रहा है तो एसपी होगा 125%। और आज 25% हानि पे बेच रहा है तो आज एसपी होगा 75%। तो ये पहले वाला एसपी है, ये आज वाला एसपी, और आपको दिख रहा होगा विक्रय मूल्य को 40 रुपए घटाया, इसका वाला एसपी का अंतर होगा ये। तो पहले वाला एसपी अगर 125% होगा और आज वाला एसपी अगर 75% होगा तो अंतर होगा 50% का। हालांकि कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से समझा रहा हूँ। हमें भी पता है कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि भाई 8% लाभ 8% हानि का जो अंतर होगा वो 16% होगा। एक लाभ का पर्सन एक हानि का पर्सन है तो दोनों को जोड़ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 40 यूनिट है ये 50% के बराबर है। ये हो गया 1% का मान। और आपसे क्वेश्चन में सीपी पूछा होता तो हम 100% का मान निकालते हैं, लेकिन पूछ रहा है गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, तो मतलब 25% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे भाई, 125 से। 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 25 होगा और 25 चौक 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इजी तो है ही। ओके भाई, चलो भाई ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये हमने जो क्वेश्चन लिए थे 10-12, ये परसेंटेज लाभ हानि डिस्काउंट एसआईसीए के सवाल थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का ग्रुप है और इनमें से कम आपके एग्जाम में लगभग ये समझ लीजिए 40 से 50% क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिक में बनेंगे।
चलो अब थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम की तरफ चल लेते हैं। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड मैंने आपको बोला था भाई, मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ सब पेपर में पूछे हुए सवाल ही है। तो ये भी एक पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आई थिंक शायद दिल्ली पुलिस 2023 या 24 में जो एग्जाम लगा, 23 में एग्जाम लगा, उसमें पूछा गया होगा शायद। 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक है, 100 और 120 के बीच की अभाज्य संख्या पूछ रहा है कितनी है। देखो एक नया पॉइंट है, मतलब कि जैसे मैंने 2023 के सवाल से पहले की अगर बात करूं, मैं भाई 2023 के जो पेपर के क्वेश्चन थे उनसे पहले की बात करें तो शायद ऐसा था कि मतलब 100 तक की अभाज्य संख्याओं का नॉलेज काफी था। लेकिन जैसे 2023-24 में दिल्ली पुलिस का पेपर लगा, रेलवे के कुछ पेपर आप देखोगे 2021 एनटीपीसी में, तो उसमें कुछ ऐसा सवाल पूछ रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 100 से ऊपर कौन कौन सी अभाज्य संख्या। तो मेरे रिसर्च के आधार पे या फिर मैंने जहां तक क्वेश्चन सोल्व किए उनके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए 1 से लेकर 150 तक की प्राइम नंबर पता होना चाहिए भाई। अब मैं ये मानता हूं कि 100 तक का प्राइम नंबर तो आपको पता होगा, तो मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूं। भाई 100 तक की अभाज्य संख्या तो आपको पता है, तो मैं आपको बता देता हूं 100 से 150 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखो इनको याद करना बहुत आसान है भाई, याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम याद इजीली कर लेंगे। हम एक पॉइंट बनाएंगे, यानी जब आप 100 से लेकर 150 तक की काउंटिंग लिखोगे भाई, गिनती लिखोगे, तो मेरे हिसाब से पहली लाइन होगी 110 वाली, फिर दूसरी लाइन आएगी 111 से 120 वाली, तो ऐसे टोटल 5 लाइन होगी। तो लाइन टू लाइन आप इनको ब्रेक कर लो कि पहली लाइन हम 100 से 110 बोल रहे हैं भाई, दूसरी लाइन में हम 110 से 120 बोल रहे हैं, तीसरी लाइन को हम 120 से 130 बोल रहे हैं, चौथी वाली लाइन को हम 140 से 150 बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 130 से 140 आएगा, तो 130 से 140 वाली लाइन हो गई, और यहाँ पे 140 से 150 वाली। ऐसे टोटल 5 लाइन होगी, समझ लेना। आप ज्यादा ये मत सोचना कि सर 110 तो इसमें ऐसे, ये नॉर्मल सी बात है, इग्नोर कर सकते हो उसको। मतलब मेरा प्रोसेस समझाने का यही है। ठीक है, 100 से 110 के बीच में टोटल 10 संख्या होती है, मतलब समझ रहे हो बात को। 100 से 110 वाली जो पहली लाइन होगी कहां से शुरू होगी? 101, 102, 103 से 110, टोटल 10 संख्या होती है। इन 10 संख्याओं में से टोटल अभाज्य संख्या 4 होती है। पहली जो लाइन है उसमें 4 अभाज्य संख्या होती है, और याद करने का बहुत आसान तरीका इनको क्या है कि पहली लाइन में 4 अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या कभी भी सम नहीं होती है। तो पहली लाइन में टोटल 10 संख्या होती है, 10 में से 5 तो सम है, उनको हटा दो, बाकी की 5 विषम। बाकी की जो 5 विषम संख्या है उनमें से भी एक विषम संख्या 105 है, जिसका इकाई अंक है 5 है। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब 105 वाली विषम संख्या को छोड़कर बाकी सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या है। तो कौन कौन सी हुई भाई? 101, 103, 107 और 109। इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन आएगी भाई 111, 112, 113 से 120 तक, बहुत इजी है, बस एक ही अभाज्य संख्या होती है, तो याद करना आसान है क्योंकि एक ही होती है। तो एक ही अभाज्य संख्या होती है इस लाइन में, वो 113 है। फिर आएगा 120 से 130 वाली लाइन आएगी, 121, 122, ये भी याद करना आसान है क्योंकि सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होती है। यानी इस वाली लाइन में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होती है, और वो है 127 है भाई, 127। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। 130 से 140 वाली जो लाइन होती है उसमें टोटल अभाज्य संख्या 3 होती है, और वो कौन कौन सी होती है? 131, 137, 139। आपको याद होगा जो हमारी क्लास फर्स्ट हुई थी, आपको याद है जो हमारी क्लास फर्स्ट हुई थी आरपीएफ एग्जाम सीरीज की, उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या है? और वो पेपर रेलवे में पूछा हुआ पेपर का सवाल था, वो एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, जुड़वा अभाज्य संख्या। और ऑप्शन में आपको दे रखा था 131 और 133। तो ये चीज अगर आपको नॉलेज होगी कि हाँ भाई 130 से 140 तक टोटल अभाज्य संख्या 3 होती है, कौन कौन सी 131, 37, 39 होती है, तो अब आप इसको देख के कह सकते हो कि इस पूरी लाइन में 3 ही अभाज्य संख्या होती है, मतलब कि 133 अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब ये अभाज्य ही नहीं है तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या का पेयर नहीं बना सकता, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लास्ट वाली लाइन 140 से 150, बहुत ईजी है क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो है 149 होती है भाई, आखिरी वाला नंबर हो गया जो भी कंडीशन है। कुछ और भी चीजें मैं बता सकता हूं आपको यहीं पे क्योंकि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है। तो रेलवे के पेपर में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये भी इस पेपर में पूछा हुआ सवाल था। क्या पूछा गया था सवाल? क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में सवाल पूछा गया था कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना तो तुम कर ही लोगे। इसका नॉलेज सिर्फ एक ही बात का है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं 97। एक ये भी सवाल पूछा गया था, इसी में लिख रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा भाई
99 जो है वो 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ओके, चलो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को अब करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको पता चल जाएगा, ऐसा हो गया कि पहली लाइन में 4 होती है, अगली में 1 होती है, उससे अगली में 1 होती है, 130 वाली लाइन में 3 होती है और लास्ट वाली में 1 होती है। टोटल मिला के अभाज्य संख्या कितनी होती है भाई इधर? तो इधर टोटल मिला के अभाज्य संख्या होती है 10, मतलब 100 से 110 के बीच में टोटल 150 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या 10 होती है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो आप मुझे बताओ 100 से 120 के बीच की बात करोगे तो कितनी लाइन हुई? 2 लाइन हुई। तो एक तो पहली लाइन जिसमें टोटल अभाज्य संख्या 4, एक अगली लाइन जिसमें अभाज्य संख्या सिर्फ 1 होगी, तो 4 और 1 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके भाई, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अभाज्य संख्या के क्वेश्चन हम जल्दी पूरे कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस देख लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाज्य भाज्य क्वेश्चन है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्या होगी? सही बात है, कितनी भाज्य संख्या होगी? तो 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्या होगी? एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो भाज्य संख्या होती है इनको एक और नाम से बोला जाता है, वो है संयुक्त संख्या। ठीक है भाई, तो संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या बोलते हैं। अब भाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है, तो देखो भाज्य संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी टोटल नंबर होते हैं, मतलब 23 और 43 के बीच में जितने भी टोटल नेचुरल नंबर होते हैं, उनमें से आपको सारी अभाज्य संख्या घटानी पड़ेगी। तो पहले तो आप ये पता करो कि टोटल नंबर कितने हैं, उनमें से प्राइम नंबर कितने हैं। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे कि इसने 23 और 43 के बीच बोला है, तो बीच बोला है, इसका मतलब है कि नंबर 24 से स्टार्ट होंगे और 24 से लेके 42 तक के नंबर आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर निकालने का तरीका होगा कि आप 42 में से 23 घटा दो, क्योंकि आप जानते हैं 42 तक की संख्या है, लेकिन 24 से शुरू हो रहा है, तो 24 से पहले कितनी संख्या छूट गई? 23 संख्या, 1 से 23 तक। इसका मतलब टोटल 42 संख्याओं में से इधर 23 संख्या छोड़ दी, तो आप 42 में से 23 घटा दो, पता चल जाएगा कि 24 से लेकर 42 तक टोटल संख्या कितनी है, भाज्य भाज्य सबको मिलाकर। तो जब इसको आप लेस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 19 बचेगा। तो टोटल मिला के 19 संख्या है, भाज्य और अभाज्य को मिला के। अब आप ये पता करो कि 19 में से अभाज्य कितनी है। तो आप जानते हैं पहला कहां से शुरू हो रहा है? 24 से। तो ये जो 20 वाली लाइन होती है ना, 20, 21, 22, 23, इसमें 2 अभाज्य संख्या होती है। एक होती है 23, एक होती है 29, 23 और 29। अब 23 तो इसमें आएगा नहीं, इसका मतलब एक ही अभाज्य संख्या आएगी पहली लाइन में। कौन सी वाली? 29 वाली। फिर कौन सी लाइन आएगी? 30 वाली लाइन आएगी। तो 30, 31, 32 वाली। 30, 31, 32 वाले में 2 ही अभाज्य संख्या होती है, 31 और 37, तो 2 अभाज्य संख्या ही हो गई। फिर आएगी 40 वाली लाइन। तो 40 वाली लाइन में टोटल अभाज्य संख्या 2 होती है, 41 और 47, बट यहाँ पे तो 42 तक है, तो एक ही अभाज्य संख्या और आएगी, कौन सी वाली? 41 वाली। तो टोटल अभाज्य संख्या यहाँ पे 4 है, तो आप 19 में से 4 हटा देंगे, तो बाकी जो 15 संख्या बचेगी वो भाज्य संख्या बचेगी। तो 2-3 बार ऐसा सवाल रेलवे के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या के नाम से बनता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक नंबर सिस्टम भिन्न से रिलेटेड है, और मैंने हाल ही में जैसे अगर हम बात करें तो आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम लगा था, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम लगा था, आप देखिएगा भिन्नों से रिलेटेड उसमें लगातार बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, मतलब आरोही क्रम। तो एक सिंगल सवाल यहाँ से हम क्लियर करते हैं, 2-3 सवाल और हम लेंगे इस पे। तो ये बोल रहा है कि दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, मतलब भिन्नों के कंपैरिजन पे सवाल है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इस तरह से। तो एक तो आपको सबसे बड़ी भिन्न ढूंढना है और एक सबसे छोटी भिन्न है, और इनका अंतर पूछ रहा है। तो एक रेगुलर सवाल है, 2 छोटे नंबर है, 5, 5, 3, 6, तो इनको मल्टीप्लाई करना कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं इन चारों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न निकालने का क्या तरीका है, एक बार ध्यान से सुनेगा। जैसे पहले 2 में कंपैरिजन कर रहा है, मतलब हम 2-2 को कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम 5/11 और 5/7 में देखते हैं, तो पहले हम इनको देख रहे हैं कि इन दोनों में से 5/11 और 5/7 में से कौन सी बड़ी भिन्न है। चलो इधर लिख लेते हैं एक बार। तो पहली भिन्न 5/11 है, दूसरी भिन्न 5/7 है, तीसरी वाली जो भिन्न है वो 3/8 है, और अगली 6/13 है। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इन चारों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न निकालने का तरीका होगा कि आप 2-2 का कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लो कि हमने ये 2 लिया, अब इसमें तो लॉजिक ये लग सकता है कि ऊपर दोनों का अंश सेम है। तो सिंपल बात है ना कि आप 5 में 7 का और 5 में 11 का भाग दे रहे हो, तो जितना बड़ी संख्या का भाग दोगे नंबर छोटा होगा। तो ये 5/11 छोटा नंबर होगा, 5/7 बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों में से ये बड़ा है।
अब तुम्हें देखना कि 5/7 और 3/8 में से कौन सा बड़ा है, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 8 पंजे 40 हुआ, 7 21 हुआ, तो ये 40 के बराबर 21 के बराबर है, तो 40 वाले तो बड़ा होगा, इसका मतलब है कि ये बड़ा हुआ। तो ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, ओके। अब 5/7 को अगले 6/13 के साथ लेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 पंजे 65 होगा, 7 6 42 होगा, और आप जानते हैं 65 वाला बड़ा होगा, 42 वाला छोटा होगा। इसका मतलब है कि इन चारों में से सबसे बड़ी वाली भिन्न तो हो गई 5/7। अब जैसे हमने सबसे बड़ी भिन्न निकाली, वैसे सबसे छोटी भिन्न निकाल लेते हैं। वही अगेन, अगर आप इन दोनों में देखोगे तो आपको पता है कि 5/11 छोटा नंबर होगा, क्योंकि इनमें तो अंश सेम है, तो जितनी बड़ी संख्या का भाग दोगे आंसर छोटा होगा, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसको छोड़ दिया। अब 5/11 को 3/8 के साथ ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 11 33, छोटा कौन सा हुआ, 33 वाला छोटा होगा, तो ये ले लिया। 13 3 39, अब इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे, 13 3 39, 8 6 48 होगा, तो 39 वाला छोटा होगा, 48 वाला बड़ा होगा। इसका मतलब इन चारों में सबसे छोटी 3/8 है, तो 3/8 सबसे छोटी भिन्न है, 5/7 सबसे बड़ी भिन्न है। आपसे दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो एलसीएम जो होगा मेरे भाई वो 56 होगा। 7 का भाग 56 में 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40 होगा, और 8 7 56, 7 21 होगा, और 40 में 21 घटाओगे तो 19/56 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आरपीएफ एसआई में काफी सारे सवाल पूछे गए थे, आगे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम लगेगा तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहेंगे भाई। चलो भाई ठीक है, तो जैसे ही आपको पता है 35 क्वेश्चन अगर आपके मैथ्स के एग्जाम में बनेंगे, तो ये समझ लीजिएगा कि 1 या 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन आप समझे, तो 2 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन बनेगा। एनटीपीसी 2021 के हमने बहुत सारे पेपर देखे, ज्यादा टफ सवाल कभी नहीं पूछता, एक नॉर्मल सा बेसिक सा सवाल पूछता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख लेंगे, और आप जानते होंगे कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें जैसे ऑफ का मतलब का होता है, भाग प्लस माइनस गुणा होता है, तो इन चीजों को सोल्व करने का क्रम आपको पता होगा कि पहले का वाले ऑफ ऑफ को सोल्व किया जाता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस फिर माइनस होता है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले 15 माइनस 3 का 12 भाग 2 है, तो पहले 12 में 2 का भाग नहीं दे सकते, आप 3 को 12 से गुणा करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 3 × 12 होगा, पहले 36 हो गया, फिर 36 में 2 का भाग लगेगा, फिर प्लस होगा 3। अब ये देखो 3 का 2 है, तो ये 3 × 2 होगा, फिर इस पूरे में भाग लगेगा किसका, 2 का। तो कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कटेगा, ये 36 का आधा 18 होगा, तो नंबर बनेगा 15 - 18 + 3 होगा। 15 और 3 भी 18 होता है, 18 में 18 घटेगा तो आंसर 0 बनेगा। मुझे बात पता है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसान सा हमने लिया था, बट देखो आपके एग्जाम के लेवल में इतना ही प्रोसेस होगा। एनटीपीसी रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, उनमें नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो जैसे 1-2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बनेंगे, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम आपके टाइम है स्पीड के बनेंगे। तो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपके सामने है कि ए अकेला एक मेज को 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में बना सकता है। ठीक है, बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो बहुत ही नॉर्मल और इजी सा क्वेश्चन है। मैं ये मानता हूं कि टाइम एंड वर्क का टॉपिक थोड़ा सिंपल भी पड़ेगा आपके लिए, आपने देखा भी होगा बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि इनमें एक तो ज्यादा टाइप नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके से सोल्व किया जाता है। कि अगर कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको 2 चीज की हमेशा जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक तो पूरा काम क्या है और एक क्या है, कार्य क्षमता क्या है। अगर ये 2 चीज आपको मिल जाए, पूरा काम का डाटा मिल जाए, एक कार्य क्षमता मिल जाए ए और बी की, तो फिर किसी भी सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। अब कार्य क्षमता या पूरा काम अगर आपको निकालना है तो आपके पास क्वेश्चन में क्या होता है, समय होता है। जैसे ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, तो आपके पास ए का समय है भाई, ए काम को 30 दिन में करता है, बी काम को 15 दिन में करता है। तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं, आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो 30 और 15 का एलसीएम लेके आप पूरे काम को 30 मान सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 30 और 15 जो ए और बी का समय है उसका रेशियो बना सकते हैं। मैं रेशियो बना लेता हूं। तो जब आप इनके समय का रेशियो बनाओगे तो 30 और 15 का रेशियो बनेगा 2:1। ये जो 2:1 आया है ये समय का रेशियो है। तो ध्यान रखिएगा, कार्य क्षमता का जो रेशियो होता है वो समय के रेशियो का विक्रम होगा, यानी इसका उल्टा होगा, तो 1:2 होगा। ओके भाई, ये जो 1:2 आया है, सॉरी, ये जो 1:2 आया है ये ए और बी की कार्य क्षमता है। अब आप क्या करेंगे, पूरा काम निकालना भी आपको यहां से। अगर आपको पूरा काम निकालना है तो पूरा काम निकालने का तरीका होता है कार्य क्षमता और समय को गुणा करना। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि ए एक दिन में एक ही काम करता है और वो पूरा काम 30 दिन में करता है, तो पूरा काम 30 ही तो हुआ। अब पूरा काम 30 हो गया, ए और बी की कार्य क्षमता ये। अब लैंग्वेज पे आओ, सवाल में क्या है, बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो वो अकेला 8 दिन में कितना काम करेगा, 16 काम करेगा। तो बाकी काम कितना बच गया, 14 बच गया।
अब शेष कार्य को ए अकेला पूरा करता है, कितने दिन में करता है? तो भाई ए एक दिन में एक काम करता है और शेष कार्य अगर 14 यूनिट है तो वो शेष कार्य को 14 डेज में ही करेगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने सवाल देखे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, सबसे ज्यादा डाटा टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन पूछने का होता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन का होता है कि अगर किसी ने काम शुरू किया, बीच में कोई काम छोड़ के चला गया, फिर इस तरह के क्वेश्चनों का डाटा ज्यादा होता है। सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, मेजर कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, आप कर लेंगे। चलो भाई ठीक है, अगले टॉपिक या अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टाइम स्पीड के क्वेश्चन का है। और अब की बार हमने एक बहुत ही रेगुलर सवाल सेलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अमन घर से शहर की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है और अपनी वापसी की यात्रा में वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। घर पहुंचने में उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लेता है भाई, ठीक है। तो घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लेता है, तो उसने प्रत्येक यात्रा में कितनी दूरी तय की है? देखो भाई, क्वेश्चन का बहुत ही फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, टाइम एंड स्पीड के टॉपिक का, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पॉइंट यहाँ से क्लियर करवा दूंगा आपको। यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति घर से शहर जा रहा है, यानी होम टू सिटी जा रहा है, और जब वो जाता है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। तो एक तो ये समझ पा रहे हो कि 60 किलोमीटर से गया, 30 किलोमीटर से आया, दूरी सेम है भाई, यानी जाते समय भी उसने उतनी दूरी तय की और आते समय 30 वाली चाल से भी उतनी दूरी तय की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लेता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब वो गया था तो 60 वाली चाल से उसे थोड़ा कम समय लगा होगा, और आते समय अगर उसकी चाल 30 है तो वापस आते समय उसी दूरी को तय करने में जो समय लग रहा है वो जाने वाले समय के कंपैरिजन में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये जो 1 घंटा हो गया, ये जाने और आने के समय के बीच में अंतर हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा हमेशा, अगर दो अलग अलग चालों से आप सेम दूरी तय करते हैं और आपके पास इस क्वेश्चन में इन दोनों चालों से जाने और आने में उस दूरी को तय करने में जो भी समय लग रहा है, अगर उस समय का अंतर दे रखा है तो दूरी निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर तो चालों का गुणनफल होगा भाई, ऊपर तो चालों का गुणनफल, और अगर वो समय का अंतर है तो नीचे चालों का अंतर करना है, अंतर अंतर, तो नीचे चालों का अंतर 30 हो गया और गुणा कर देना है समय का अंतर कितना है 1 घंटे से, तो 30 से 30 कट जाएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा कितना भाई 60 किलोमीटर। एक विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा, कल को क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि भाई जैसे यहाँ तो 1 घंटा अधिक समय लगता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। अब कुल 5 घंटे का समय लगने का मतलब है कि जाने और आने का टोटल समय, तो अगर वो समय का योग है, जाने का समय और आने के समय का योग दे दिया, तो ध्यान रखिएगा अगर समय का योग है तो नीचे चालों का भी योग होता है, मतलब सिमिलर चीज है, ऊपर चालों का गुणनफल, अगर समय का अंतर है तो नीचे चालों का अंतर होगा, समय का योग है तो नीचे चालों का योग। और काफी रेगुलर और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने टाइम स्पीड का लिया है, और ये स्वाभाविक सी बात है कि ट्रेन से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में काफी आते हैं। तो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, या किसी पुल को, सुरंग को, या किसी दूसरी ट्रेन या दो ट्रेन एक दूसरे को पार करते हैं, इस तरह का एक नॉर्मल बेसिक सवाल होता है। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ्स का टाइम स्पीड का बेसिक आता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो कर लेंगे आप। दो ट्रेन, एक 125 मीटर है, दूसरी 375 मीटर लंबी, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में 81 और 63 की चाल से चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो ऐसा हैंडल करो आप चीजों को। सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि दो ट्रेन है जिनकी लंबाई दे रखी है और उनकी चाल दे रखी है और विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है, और आपसे पूछ रहा है पार करने में कितना समय लगेगा। आप यहीं से शुरू करो, आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में? समय पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी कि अगर आपको समय निकालना है तो आपको दूरी में चाल का भाग देना। अब समझना है दूरी क्या होगी। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो दूरी होती है उन दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल। यानी अगर एक ट्रेन की लंबाई 125 है और दूसरे की लंबाई 375 है तो इनका योग कर लो, तो 300, 400, 500, तो दोनों की लंबाई का योगफल अगर 500 मीटर है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में दूरी होगी 500 मीटर। यानी कि दोनों ट्रेनों की अगर एक दूसरे को पार करना चाहती है तो उनको टोटल 500 मीटर की दूरी तय करनी है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी के स्थान पे दो ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करती है तो दूरी के स्थान पे दोनों की लंबाई का योगफल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों ट्रेनों की चाल 81 और 63 है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, तो नीचे चाल की जगह सापेक्ष चाल आएगा। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है 81 और 63 से, तो चाल की जगह सापेक्ष चाल आएगा, और अगर दिशा विपरीत है तो दोनों की चाल को जोड़ना है। दिशा विपरीत होती है तो दोनों की चाल को जोड़ते हैं, समान होती है तो घटाते हैं। तो 81 में 63 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 144 हो जाएगा।
और 144 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 18 का 8 गुना होता है भाई 144, और 8 पंजे 40 होगा। यानी कि अगर आप 500 में 40 का भाग देंगे, या चलो ऐसे कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 होगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25/2 होगा, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके भाई ठीक है, तो ये तो रेगुलर और नॉर्मल सवाल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के 2000 जो लास्ट पेपर लगा था, आई थिंक 2019-20 में लगा होगा, तो उसमें जब हमने क्वेश्चन देखा तो हर एक पेपर में एक सिंगल सवाल डीआई का रहेगा। पिछले वाली क्लास में भी एक सिंगल सवाल हमने करवा दिया था, तो बाकी मैंने बोला कि ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं होता है मेरे भाई, इजी सवाल होता है। अगर डीआई का डाटा आपको समझना होता है, बाकी तो इसमें परसेंटेज और रेशो, परसेंटेज होता है, एक रेशो होता है, यानी कि इसमें ज्यादातर परसेंटेज, रेशो और एवरेज, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है। क्या क्वेश्चन है, एक वर्तालेख दिया गया है, एक परीक्षा में 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया। इस परीक्षा में इन लड़कों के कुल अंक कितने हैं, 800 है, और रोहित के अंक राजू के अंक से कितने % कम है। भाई एक पाई चार्ट दे रखा है, इस पाई चार्ट में 5 विद्यार्थी है, रोहित, राजू, राम, विमल और अमल, और इनके डाटा दे रखा है, मतलब इनके अंकों का परसेंटेज दे रखा है कि भाई राजू ने कुल जो भी अंक है उनका 20%, और कुल अंक कितना दे रखा है, 800 दे भी रखा है, तो कुल अंक 800 का 25%, ऐसा कुछ पॉइंट आप समझ सकते हैं जो भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लास्ट का लाइन हम समझ सकते हैं। रोहित के अंक कितने हैं भाई, 15% है। भाई इसने बोला रोहित के जो अंक 15% है, ये राजू के जो अंक 20% है उससे कितने % कम है। देखो एक तो ये समझ लीजिएगा, फाइनल आंसर आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो इस 800 की जरूरत नहीं है भाई। आप सीधा सीधा डाटा करें कि रोहित के जो अंक 15% है, रोहित के अंक जो 15% है, वो राजू के अंक 20% से कितना कम है, 5% कम है। किससे भाई, 20% से। तो 20% का भाग देंगे तो ये कट पिट के 1/4 होगा, 1/4 का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 25% बनेगा। 800 की जरूरत तभी पड़ेगी जब क्वेश्चन में आपसे अंकों में आंसर पूछे कि भाई राजू के अंक रोहित के अंक से कितने अंक कम है, कितने अंक ज्यादा है, तब जरूरत पड़ेगी, बाकी इसमें जरूरत है नहीं। ओके भाई ठीक है, तो आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं, और ये भी एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो बड़ा ढूंढा था, मतलब स्पेशली मैंने सोच के दिया है क्योंकि हमें पता है कि भाई कौन सा टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ए और बी दो व्यक्ति बारी बारी से एक एक दिन अल्टरनेट काम करते हैं, तो ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं और एक काम को शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने बोला कि हर किसी क्वेश्चन में बेसिक करना होता है, बेसिक का मतलब है पहले पूरा काम का डाटा और ए और बी की कार्य क्षमता। तो मेरे पास इस सवाल में ए और बी का समय है, ए इस काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 16 दिन में करता है। आप चाहो तो 10 और 16 का रेशियो बना सकते हो, चाहो तो एलसीएम कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपके बार हम एलसीएम से बता देते हैं। तो 10 और 16 का एलसीएम 80 होगा, तो पूरा काम 80 यूनिट हो गया। 10 का भाग देंगे तो 8, 16 का भाग देंगे तो 5, तो ये जो 8 और 5 आ गई, ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन का प्रोसेस समझो क्या है, ए काम को शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करेंगे भाई। तो बारी बारी से एक एक दिन काम करने का मतलब हुआ कि पहले दिन अकेला ए काम पे आएगा और वो 8 काम कर देगा, दूसरे दिन फिर बी काम पे आएगा अकेला और 5 काम कर देगा, तीसरे दिन वापस से आएगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि पहले दिन ए काम पे आएगा, 8 यूनिट काम कर देगा, दूसरे दिन बी काम पे आएगा, 5 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 दिन में 8 और 5 13 काम हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, पहले 2 दिन में अगर 13 काम होगा तो अगले 2 दिन में फिर से 13 काम होगा, क्योंकि ये ए और बी का जो 2-2 दिन का राउंड होगा ये अल्टरनेट चलेगा, ये बार बार सेम रिपीट होगा। तो अगर 2 दिन में 13 काम होगा तो अगले 2 दिन में फिर से 13 काम, फिर अगले 2 दिन में 13 काम, फिर अगले 2 दिन में 13 काम। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि 13 काम वाला जो राउंड है वो टोटल 80 काम में कितनी बार जा सकता है। तो हम बोलेंगे यार 13 चाहिए, 78 होता है। तो 80 से जस्ट छोटा नंबर 78 है जिसमें 13 का भाग जाता है। इसका मतलब है ये 2 दिन 13 काम वाला जो राउंड है वो ज्यादा ज्यादा 6 बार ही रिपीट हो सकता है। तो हम इसको 6 बार रिपीट कर देते हैं, और अगर इसको 6 बार रिपीट करेंगे इसका मतलब है कि 12 डेज में 78 काम हो जाएगा भाई। बोलो भाई, तो ऐसे 12 दिन में 78 काम हो गया। अब तुम्हें पता है 12 दिन के बाद 78 काम हो गया तो बाकी बचा काम कितना है, 2 यूनिट काम है। और 12 दिन के बाद 13वें दिन फिर से राउंड शुरू होगा, तो 13वें दिन किसका नंबर आएगा, जो काम को शुरू करेगा ए का ही नंबर आएगा, यानी ए काम पे आएगा। अब बताओ ए की कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 8 काम कर सकता है, और बाकी बचा काम तो 2 ही काम है।
तो एक दिन में 8 काम कर सकता है और 2 ही काम करने हैं, पूरा दिन थोड़ी लगेगा। यानी कि पूरे दिन का 2/8 मतलब 1/4 भाग और लग जाएगा। तो 12 दिन तो कंप्लीट लग गए, 1/4 दिन ऊपर का लग गया, तो आंसर जो बनेगा वो 12 से 1/4 दिन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके भाई, ठीक है। तो आज का सेशन हमने खत्म कर लिया है। उम्मीद है पिछली क्लास से भी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको मिले होंगे। आप सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट अपनी यही है कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक पढ़ाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, और आप जितना अच्छा मोटिवेशन आप देंगे वो ज़्यादा हमारे लिए फायदे की बात होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताएं, आप अपना रिस्पॉन्स बताएं, प्यार प्रेम हम तक भेजते रहें, और मिलते रहेंगे तीसरी क्लास में, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।